अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? सॉफ्ट एजेस के इंग्लिश प्रिपरेशन व्लॉग में मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज का व्लॉग उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएसएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा फ़ोकस होता है इंग्लिश एसे या फिर प्रेसी एंड कंपोज़िशन। तो आज का व्लॉग हमारा इसी कोशिश का एक हिस्सा है। आज हम फ़ोकस करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्ज़ामिनेशन है, जिसमें इंग्लिश एसे के ऊपर जो है बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर ले-दे हो रही है, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस पेपर को। लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत मुश्किल था, एब्स्ट्रैक्ट था और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पेपर वाक़ई मुश्किल था या फिर हम एब्स्ट्रैक्ट एसे के इतने आदी नहीं हैं जितने के तवातुर के साथ ये एसेज़ को स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने के लिए दिया जा रहा है। व्लॉग में हम पूरी कोशिश करते हैं कि फिलॉसॉफिकल एसेज को सॉल्व करें, लिखने की कोशिश करें और आपको टिप्स दें और आपको टिप्स देकर ही हम जो है पूरी कोशिश करते हैं कि आपको लिखने का अंदाज़ समझ में आए और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा जेन्युइनली इम्प्रूव हो सकेंगी। सो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को ये ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि वो भी किसी तरह से इस्तेफ़ादा कर सकें। सो सवाल ये है कि ये पेपर वाक़ई इंग्लिश के लिहाज से मुश्किल था या नहीं था या थिंकिंग के लिहाज से क्या किस तरह का ये पेपर है? तो मेरी ओपिनियन मेरी अदना सी ओपिनियन ये है, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश के लिहाज से ये पेपर मुश्किल नहीं था, ये पेपर थिंकिंग के लिहाज से ज़्यादा डिमांडिंग था। आपसे ज़्यादा डिमांड की गई थी। पाकिस्तान में अक्सर स्टूडेंट्स नैरेटिव एसेज के आदी हैं। सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, उनके रट्टे लगे हुए होते हैं स्टूडेंट्स के। एब्स्ट्रैक्ट जब कोई इस तरह का आ जाता है पेपर या टॉपिक तो उनकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होती और जब पेपर में मेटाफर्स, फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कंसेप्चुअल थीम्स आ जाते हैं, तो फिर जो है वो पेपर फ़ौरन मुश्किल लगने लगता है। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा मुताला सिर्फ़ उन फ़ोकस करते हैं हम उन किताबों को जो मार्केट में गाइड्स मिलती हैं, उनको देख के हम अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि पेपर किस नौइयत का आएगा, जिसमें हमारी अपनी थिंकिंग का कोई अमल दखल नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम आइडियाज़ लेते हैं, अपनी सोच को पोर्ट्रे पेन डाउन नहीं करते। सो अगर हम इन टॉपिक्स को देखेंगे रियलिस्टिकली इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो पहला देखें कि इसमें लिखा हुआ है क्राउड्स में बोथ मेक एंड मार द नेशंस। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिलेटिवली अप्रोचेबल टॉपिक्स हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर, ये भी ऐसा है कि अप्रोचेबल टॉपिक है। आप इसको अगर देखेंगे तो इस पे आसानी से लिखा जा सकता है बशर्ते कि आपका मुताला अच्छा हो, अखबारात का आप स्टडी रेगुलरली करते हो तो आप इज़िली इनको फ़ोकस कर सकते हैं। अगर आप मॉडरेटली चैलेंजिंग टॉपिक्स की बात करेंगे तो लीडरशिप के हवाले से ये जो सेकंड टॉपिक है आपका, लीडरशिप इज़ मोर अ प्रोजेनी ऑफ प्रेशर देन इनहेरेंट टैलेंट। मेटाफर्स बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं इसके अंदर, दैट इज़ द रीज़न स्टूडेंट्स मे बी थिंकिंग दैट दिस पेपर इज़ वेरी टफ। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है। डिसिप्लिन का ये एक टॉपिक है, उसमें भी अगर आप देखें तो इसमें डिसिप्लिन और फ्री विल की बात की गई है। ये थोड़ा-सा मॉडरेटली चैलेंजिंग टॉपिक हो सकता है और डिमांडिंग टॉपिक इसमें हैं, 2-4 हैं, जिसमें पहला-पहला जो आप ऐसे देखेंगे, क्राउन्ड आवर ऑफ ग्लोरियस लाइफ, ये थोड़ा-सा मुश्किल टॉपिक, कांसेप्चुअली मुश्किल है, डिमांड करता है आपसे, आपकी अपनी सोच समझ, आपका अपना फिलॉसॉफिकल माइंड, ये सब पोर्ट्रे जब आप करेंगे तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी मुश्किल नहीं लगेंगी। एसिमेट्री इज़ एक्चुअली ब्यूटी, प्रिमिटिव टू मॉडर्निज़्म, एम्पैथी ईट्स मोर ऑन रिलेशंस, ये सारी चीज़ें जो है ना कंसेप्चुअली डिमांड, कांसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो ही आप ये चीज़ें लिख सकेंगे। तो आई वुड रादर से कि पेपर अनफेयर नहीं था एटलीस्ट। पेपर लैंग्वेज बेस्ड नहीं बल्कि थॉट बेस्ड है। चूँकि इसमें मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं तो मुमकिन है आपको ये पेपर मुश्किल लगता होगा और इश्यू पेपर का नहीं है, प्रिपरेशन का है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल देन यू वुड बी डेफिनिटली ईज़िली कैन सॉल्व दिस एग्ज़ामिनेशन पेपर। ठीक है जी। अब आते हैं कि हम इन में से कौन से एसे के ऊपर अटेम्प्ट करते हैं। आज हम अपने व्लॉग में अटेम्प्ट करेंगे क्राउड्स बोथ मेक एंड मार द नेशंस। ये हमारे मुल्क का एक फ़ेवरेट टॉपिक है कि जत्थे लेकर पहुँच जाते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं और फिर मुल्क का नुकसान करते हैं रादर देन अपनी बात जो मौज़ू तरीन प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ तक पहुँचा के कानून साज़ी की राह अख्तियार करने की बजाय हमारे नेशन का जो वतीरा रहा है, कि सड़कों पर खड़े हो जाएँ, मुज़ाहरा करें, तोड़-फोड़ करें और उसके अपनी बात मनवाएँ। तो आई वुड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस एसे इन टुडेज़ व्लॉग। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले
लाइक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। ठीक है जी, तो चलें शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी सबसे पहले हम कोई भी एसे अटेम्प्ट करने से पहले क्या चीज़ें करते हैं, पहले उसका डिस्कोर्स तय करते हैं। अब जहाँ तक डिस्कोर्स की बात है तो डिस्कोर्स में 4 चीज़ें आती हैं। पहली जो है वो उसमें आती है एक्सपोज़िशन। जब भी आप एसे लिखें तो ये इन 4 चीज़ों का आपने बड़ा ख़्याल रखना होता है, एक्सपोज़िशन एंड देन या डिस्क्रिप्शन, नैरेशन। इनकी तरतीब पे मत जाइएगा, ऊपर-नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन ये 4 बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं। जैसे खाना हंडिया चढ़ाते वक़्त, खाना पकाते वक़्त प्याज़ को भूनना होता है और उसके बाद इंग्रीडिएंट्स मिर्च मसाले डालने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एक इंग्रीडिएंट्स है। ये तरतीब आपकी कोई भी हो लेकिन यू कैन मेक इट अ गुड एसे यूजिंग दीज़ थिंग्स। ठीक है? ये आर्गुमेंटेशन, ठीक है? आर्गुमेंटेशन ये 4 बेसिक इंग्रीडिएंट्स है। अगर आप एक्सपोज़िशन की बात करेंगे, एक्सपोज़िशन क्या है कि आप अपनी ओपिनियन देंगे कि क्राउड क्या होता है? क्राउड क्या होता है, उसका कलेक्टिव बिहेवियर क्या होता है, कलेक्टिव बिहेवियर के अलावा उनकी क्राउड के अंदर मौजूद लोग जो होते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने एक्सपोज़ किया टॉपिक को, उसके बाद आते हैं हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर, फिर आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको हर एसे के अंदर 3 चीज़ें बताता हूँ कि हर पॉइंट के साथ 3-3 अगर आप आंसर्स देते जाएँगे, तो आपका एसे एक ज़बरदस्त चीज़ लिखने के लिए आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप क्या चीज़ ले सकते हैं कि आप बताएँ कि पॉलिटिकल रैलीज़ निकलती हैं, मॉब का बिहेवियर क्या होता है और मीडिया जो चीज़ें बढ़ा-चढ़ा के सेंसेशनलाइज़ करके चीज़ें दिखाता है, वो फ्यूल करती हैं अवाम को कि वो सड़कों पर आएँ और अपने गुस्से का, गम-ओ-गुस्से का इज़हार। इसी तरह नैरेशन की अगर आप बात करेंगे तो नैरेशन में आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात कर सकते हैं, इनकलाब की बात कर सकते हैं, हुकूमतें कोलैप्स हो जाती हैं, टूट जाती हैं या रेजिम कोलैप्स जिसे कहते हैं, ये चीज़ें आप इसमें नैरेशन में बयानिया जिसे आप कहते हैं अपने हिस्से का यहाँ पर बना सकते हैं। आर्गुमेंटेशन की बात जहाँ तक आती है तो इसमें आप बताएँ कि क्राउड्स जो है वो तब्दीली का पेश-ख़ैमा होते हैं, क्राउड्स की वजह से ही तब्दीली आती है या फिर क्राउड्स ही होते हैं जो कि किसी लॉ एंड ऑर्डर को तबाह करने के लिए बड़े बड़ी एक सबब बनते हैं और पावर जो है बगैर आपके मंतक ना हो तो ऐसे शख्स के पास इक़्तिदार का आना या ताकत का आना या क्राउड के पास ताकत का आना रीज़न के बगैर पॉसिबल नहीं है और वो तबाही मचा देता है, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको फ़ोकस करते हुए आप अपने एसे का डिस्कोर्स सेट कर सकते हैं। अब आते हैं किस किस चीज़ की तरफ, हर एसे के लिए क्या चीज़ होती है, आउटलाइन होती है। अगर आप देखें तो पेपर के अंदर लिखा हुआ है आउटलाइन डेवलप डिटेल्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड एसे। जब आप डेवलप करेंगे डिटेल्ड, मुफस्सिल, तफसील के साथ और वेल स्ट्रक्चर्ड एसे तो लाज़मी सी बात है कि आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स इतने होने चाहिए 1500 से 1800 वर्ड्स। चाहे आप सीएसएस की बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या फिर जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या फिर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, ये एक वेल अंडरस्टूड नंबर है कि 1500 से 1800 तक के दरमियान वर्ड्स आपके अच्छे समझे जाते हैं। सो व्हेन यू आर मेकिंग अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर देन यू मस्ट हैव एन आउटलाइन, ठीक है? आउटलाइन में पहला पॉइंट क्या बताएँगे? पहला पॉइंट हमेशा होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन के साथ भी मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा और ये तमाम चीज़ें आपको स्क्रीन पर इस तरह से चलती हुई नज़र आएँगी। बार-बार जो-जो चीज़ें आपको मैं बताता जाता हूँ, वो स्क्रीन पर आपके नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। तो इंट्रोडक्शन इज़ वेरी ईज़ी अगर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर करेंगे तो यू कैन से दैट क्राउड्स हैव हिस्टोरिकली शेप्ड नेशंस बाय एक्टिंग एज़ इंजन्स ऑफ चेंज यानी क्राउड्स की वजह से ही अगर आप तारीख देखेंगे तो चेंज तब्दीली का पेश-ख़ैमा साबित हुए हैं ये हुजूम। लेकिन उसके बावजूद कुछ कुव्वतें ऐसी होती हैं जो अक्सर इन क्राउड्स में घुस जाती हैं और वो पूरी सोसाइटी को अंधेरे कुएँ की तरफ धकेल देती हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने आपको जैसे अभी बताया कि क्राउड्स का जो दोहरा रोल होता है, किरदार होता है, उसके ऊपर बात करनी होगी, अवाम की ताकत पे बात करनी होगी और आज के दौर में उसकी रेलेवेंस के हवाले से भी बात करनी होगी। तो ये 3 मिसालें हैं आपको मैंने इंट्रोडक्शन में दे दी। इसी तरह से इसका सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में क्लेम की ड्यूअल रोल ऑफ क्राउड्स तो पहला पॉजिटिव एंड देन सेकंड नेगेटिव तो आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्या कहेंगे क्राउड का जो है वो नेशन किस तरह से बनाते हैं ठीक है क्राउड्स बिल्ड नेशंस किस तरह से क्राउड्स अगर यूनाइट हो जाएं उनका मुश्तरका गोल हो मकासद अगराज मकासद उनके ज़्यादा हो एक जैसे हो हम ख्याल लोग जमा हो जाएं तो इससे जमहूरी तहरीकों को बड़ी तक़वियत मिलती है, दवाम मिलता है और उनकी क़ुव्वत बढ़ती है क्योंकि उनका मुश्तरका गोल होता है। सो सबसे पहली चीज़ क्या होगी इसके अंदर कि यूनिटी लाज़मी है इसके अंदर। क्राउड्स अगर हम ख़याल हैं तो उनमें यूनिटी लाज़मी है। उनकी जद्दोजहद मुश्तरका होनी चाहिए, कलेक्टिव स्ट्रगल को रूल्स को फ़ॉलो करें और वो डेमोक्रेटिकली प्रेशर को डेवलप करें। अगर आप मिसाल देखेंगे तो भगत सिंह के दौर में
गिनती के 10-12 लोग थे जिनको अंग्रेज सरकार की तरफ से जो है इस तरह से सज़ाएँ दी गई। लेकिन उनका जो गोल था वो कलेक्टिव था, हम ख़याल लोग थे, जमा हुए थे, सब अदालत में मिल के पेश हुए। सो दिस इज़ काइंड ऑफ वन सच एग्ज़ाम्पल कि आप क्राउड्स को जो है नेशन को बनाने का एक आला कार किस तरह से साबित करेंगे। तो इसी तरह से इंट्रोडक्शन में जो 2 ड्यूअल रोल की बात की थी, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसी की कंटिन्यूटी होगी कि क्राउड्स जो है वो नेशंस को तबाह भी कर देते हैं। क्राउड्स एज़ डिस्ट्रॉयर्स ऑफ नेशंस, ठीक है? तो अब क्या होता है, मॉब जस्टिस, कहीं कोई कराची की मिसाल ले लें, कराची में कोई लुटेरा या स्नैचर, मोबाइल फ़ोन स्नैचर या कोई डकैत वगैरह पकड़ा जाता है, तो मॉब जस्टिस, लोग पकड़ के वहीं पे इंसाफ कर देते हैं। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर को तबाह करने की पहली निशानी के तौर पे आप समझ सकते हैं। पॉलिटिकली आप इसको मिसयूज़ भी मिसयूज़ जिस तरह से क्राउड्स का किया जाता है, वो एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं, ये दूसरी एग्ज़ाम्पल है। कोई सियासी जमात अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर आ जाए और फिर पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को दे स्टार्ट होल्डिंग हॉस्टेज टू द होल डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो पॉलिटिकली आप मिसयूज़ की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि समाजी ताना-बाना जो होता है इस तरह से बिखरने लगता है कि एक भाई एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है तो दूसरा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। तो घर के अंदर ही जो है ना वो धेंगा-मुश्ती चलती रहती है। सो सोशल ब्रेकडाउन, समाजी ताना-बाना जो है वो भी टूट-फूट का शिकार हो जाता है। सो दिस वाज़ द थर्ड एग्ज़ाम्पल इन द सेक्शन ऑफ क्राउड एज़ अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द नेशंस, ठीक है? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है मीडिया का होता है, ठीक है? सबसे बड़ा किरदार मीडिया का होता है। Role of media and leadership here is very important. तो crowd behavior is usually shaped by the large leadership and media narrative. अवाम को मीडिया की तरफ से क्या ब्रेन वॉशिंग की जा रही है या फिर उनको क्या ज़हनों में चीज़ें बिठाई जा रही हैं, उसे देखते हुए वो क्राउड का बिहेवियर जो है वो तय होता है। ऊपर से सोने पे सुहागा, जलती पे तेल छिड़कने का काम लीडरशिप भी अगर कर दे तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। सो यहाँ पर 3 एग्ज़ाम्पल्स क्या होंगी कि मीडिया इन्फ्लुएंस, किस मीडिया चैनल का मालिक किस तरफ इंक्लिनेशन रखता है, किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन रखता है, तो उस पूरे मीडिया चैनल की जो प्रोजेक्शन होगी, वो उसी के लिए होगी, फ़ेवर में जाएगी। तो दूसरे के खिलाफ हो जाएगा जाएगा मामला। सो मीडिया इन्फ्लुएंस देखेंगे आप, पॉपुलिज़्म देखेंगे, उनको मैनिपुलेट किस तरह से किया जा सकता है, उनको हेरा-फेरी मैनिपुलेट करना, उनके दिमाग को, राय को, सोच को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो ये आप चौथा पॉइंट में ये 3 एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ज़्यादा अगर इसे खींचेंगे तो ये और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसको यहीं पर ही आप अगर कंक्लूड करेंगे तो इसमें ज़्यादा बेहतरी है। तो कंक्लूजन में आप क्या कह सकते हैं कि क्राउड्स जो है वो फरिश्ते भी नहीं होते लेकिन शैतान भी नहीं होते। लेकिन ये वो लोग होते हैं जैसा मुल्क की क़यादत या फिर इन्फ्लुएंशियल मीडिया वाले उनको बनाना चाहते हैं। सो क्राउड्स आर नाइदर द एंजल्स और द डेमन्स बट दे बिकम द व्हाट लीडरशिप एंड अवेयरनेस मेक्स ऑफ देम, ठीक है? इसमें 3 चीज़ें क्या होंगी कि आपके लिए रिस्पांसिबल लीडरशिप इज़ वेरी नेसेसरी। अवाम में शहरी जो सेंस होता है, म अपने अपने असासाजात को, अपने मालो-मिल्कियत को, शहर के मालो-मिल्कियत को नुकसान ना पहुँचाने की जो सोच होती है, सिविक सेंस जो होता है, वो डेवलप होना ज़रूरी है। और तीसरा, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इदारे आपके मजबूत होंगे तो इस तरह की जो है मजमा जो है वो सड़क पर आने से कासिर रहता है। ठीक है जी? तो ये आपकी आउटलाइन हो गई। इसका एक पूरा इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बना के ना सिर्फ़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगा, बल्कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी आप नीचे देख सकते हैं। मैं इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके एक आंसर आपके लिए इंट्रोडक्शन का एसे जो है, इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है वो लिख के आपको बता दूँगा। अब आते हैं किसकी तरफ? अब आते हैं इम्पोर्टेंट टिप की तरफ। तो टिप क्या है? ये बेसिकली ये तमाम के तमाम एसेस जो होते हैं ये फिलॉसॉफिकल नौइयत के होते हैं। तो इन केस इफ यू गेट अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और फिलॉसॉफिकल एसेस व्हाइल राइटिंग एन एग्जामिनेशन, देन कभी भी वन साइडेड स्टांस ना लें, कभी भी अपना मौक़िफ़ जो है, चूँकि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती है तो पूरा एसे आपने उसी पॉलिटिकल पार्टी के फ़ेवर में लिख दिया, या अगेंस्ट बुरी लगती है तो अगेंस्ट में लिख दिया। तो डोंट डू दैट। यू आर नॉट पॉलिटिकल कारकुन नहीं है आप जो एग्जाम में बैठा है। आप एक एस्पायरेंट हैं जिसे जॉब चाहिए, जो इस जॉब के हासिल करने के लिए एग्जाम दे रहा है। सो बी लाइक वन। आपने ना सिर्फ चीज़ों के प्रॉस को देखना होता है बल्कि कॉन्स को भी देखना होता है। अच्छाई भी बयान करनी होती है, बुराई भी बयान करनी होती है। और जो एसे का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि आपने तमाम चीज़ों को ना सिर्फ सम अप करना होता है एक पॉइंट के ऊपर, बल्कि उसको एलैबोरेट करने के बाद फिर उन्हीं पॉइंट्स को मिला-जुला के आपने एक्सपेंड भी करना होता है। सो दिस इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन में हर साइड से दोनों साइड्स को एक्नॉलेज करना होता है, कंक्लूजन में भी वही करना होता है। जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट चीज़ों को बयान करते वक़्त अपने आप
अपने आइडियाज़ को एक जगह मुजतमे किया था, वही पॉइंट्स को लेकर आपने उसका कंक्लूजन भी करना होता है। बैलेंस रिस्टोर होगा तो आपका एसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझा जाएगा। एग्ज़ामिनेचर को मैच्योर थिंकिंग चाहिए होती है, हेवी वोकैब्युलरी, बड़े-बड़े मोटे ताज़े अल्फाज नहीं चाहिए होते, जिनको समझना ही मुश्किल हो जाए। सो अगर अगर हम चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम चीज़ों को बेहतरीन अंदाज़ से लिखें, मैच करें अपने उनके एप्टीट्यूड को, तो हमें अपनी थिंकिंग को, माफ़ कीजिएगा, तो हमें अपनी थिंकिंग को एग्ज़ाम के लेवल तक लाना होगा, ना कि एग्ज़ाम को मुश्किल समझने की सोच रविश इख्तियार करनी है। सो अगर ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इंग्लिश एसे से घबराते हैं, उनको मुश्किल लगते हैं। तो मेटाफोरिकल जो चीज़ें हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं सॉल्व करने के लिए बड़ी ही आसानी के साथ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क, यू आर वेलकम टू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो तक के मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।